हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स या ग्लोबल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। आज के दौर में इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं जो दुनिया फेस कर रही है, और इसके अलावा हम डिटेल में जानेंगे कि नॉर्थ और साउथ का क्या डिवीजन है, मतलब नॉर्थ और साउथ का क्या कन्फ्लिक्ट है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। और इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ मेजर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे अर्थ समिट या हम रियो समिट समझ सकते हैं इसको। इसके अलावा हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे और पेरिस एग्रीमेंट की बात करेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास की, इसके बैकग्राउंड की। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की जो हमारा बैकग्राउंड है वो काफ़ी लंबा है। बहुत डिकेड से, कई दशकों से इन्वायरमेंट का लगातार डिग्रेड किया जा रहा है, उसको पॉल्यूट किया जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में लोग इस प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। हमने देखा भी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लोगों का जो ध्यान हुआ करता था वो सिर्फ हार्ड पॉलिटिक्स पे हुआ करता था। मतलब हार्ड पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो मिलिट्री पॉलिटिक्स पे ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन इन्वायरमेंट के ऊपर किसी का भी इतना बड़ा ध्यान नहीं था। तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, लेकिन लोगों का जो ध्यान था इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेने का, वो स्पेशली गया 1960s के डिकेड के बाद, 1960 के डिकेड के बाद, जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई पूरी दुनिया के लिए। फिर लोगों ने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद, मतलब औद्योगिकरण का दौर शुरू होने के बाद, इन्वायरमेंट को लगातार डिग्रेड किया जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ की मांग बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे नेचुरल रिसोर्सेज की भी डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। और उससे हो क्या रहा था, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी लूज करता हुआ जा रहा था, काफ़ी डिप्लीट हो रही थी डे बाय डे। और इसके अलावा वाटर बॉडीज़ भी देवर सीवियरली पॉल्यूटेड। और हम बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो हमारी मरीन लाइफ है, जो मतलब वाटर बॉडीज़ की जो लाइफ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो रही थी। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो डिप्लीटेड डे बाय डे। मतलब डेली जो साफ पानी पीने की व्यवस्था है वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। तो जैसे ही ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स होना शुरू हुई, उसके बाद लोगों ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना शुरू किया और वैश्विक समुदाय पे, मतलब ग्लोबल स्टेज पर लोगों ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया और इसके ऊपर बातचीत करनी, डिस्कशन करना शुरू किया। तो क्योंकि प्रॉब्लम अब सिर्फ एक या दो देश की नहीं थी, अब जो पर्यावरण की समस्या थी वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका था। और सिर्फ एक या दो देश ऐसे भी नहीं थे जो ये बोल सके कि सिर्फ हम ही इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे अपने लेवल पर। तो अब ज़रूरत थी कॉपरेशन की। कॉपरेशन की मतलब एक से ज़्यादा देश इकट्ठे हों पूरे इंटरनेशनल एरिना में, मतलब विश्व समुदाय में लोग इकट्ठे हों और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सीरियसली लेते हुए इसको डील करने की बात करें। चलिए, तो इतना तो कंफर्म हो चुका था कि कंटेम्प्रेरी एरा में, मतलब आज के समकालीन दौर में, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को दुनिया के देश सीरियस लेना शुरू कर चुके थे। और इसके साथ साथ अब जो है इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर जितने भी बड़े बड़े सम्मेलन होते थे वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के लिए को बात होने लगी, नेचुरल रिसोर्सेज की बात होने लगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होने लगी, इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स की बात होने लगी, ग्लोबल वार्मिंग की बात होने लगी। तो अब सिनेरियो बदल चुका था। सब लोग इस बात पे एग्री कर रहे थे कि इन्वायरमेंट को बचाया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसको बचाने के लिए काम कौन कितना करेगा। अब यहीं से जो प्रॉब्लम शुरुआत होती है, नॉर्थ एंड साउथ डिवीजन ऑन द इन्वायरमेंट। मतलब नॉर्थ और साउथ का आपस में कन्फ्लिक्ट था इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इसको हम समझ सकते हैं। तो इसे समझाने के लिए मैं पहले आपको एक आसान भाषा में एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप इस कंसेप्ट को आराम से समझ जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए कि एक पीजी है जो कि दो स्टूडेंट्स ने रेंट पर ले रखा है, जिसमें से जो पहला स्टूडेंट है वो तो करीब 2-3 साल से उस पीजी के अंदर रह रहा है, तो जो दूसरा स्टूडेंट है वो करीब 2 महीने पहले ही पीजी के अंदर एंटर हुआ है। तो अब बात होती है कि भाई पीजी की हालत बहुत ख़राब हो रही है और पीजी को रिनोवेशन कराया जाना चाहिए, और उस रिनोवेशन के लिए पैसे भी लगेंगे। तो पैसे की जब बात आई तो जो पहला स्टूडेंट था उसने बोला एक काम करते हैं, दोनों आधा आधा पैसा लगाते हैं और पीजी को रिनोवेट कराते हैं। लेकिन अगर तरीके से सोचा जाए तो ज़्यादा जिम्मेदार कौन है इस पीजी को ख़राब करने के लिए? फर्स्ट स्टूडेंट, जो करीब 3 साल से वहाँ पर रह रहा है। तो इस हिसाब से जिम्मेदारी भी किसकी ज़्यादा बननी चाहिए? पहले स्टूडेंट की, कि भैया पैसा तुम ज़्यादा दो क्योंकि आपने ज़्यादा बर्बाद किया है इसको। तो यही समस्या नॉर्थ और साउथ की है। यहाँ पर नॉर्थ की वो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं,
साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ के वो देश हैं जो कि या तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग हैं अभी। स्पेशली हम बात करें तो एशिया और अफ्रीका के काफ़ी सारे देश तो जो अभी डेवलपिंग के रास्ते पर हैं, जो अभी तरक्की के रास्ते पर हैं। तो इन दोनों की अप्रोच क्या है? इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऑलरेडी, वो कहती हैं कि भाई सबकी बराबर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका मानना कुछ और है। उनकी जो अप्रोच है, उनका जो लॉजिक है वो बिल्कुल जायज़ है। वो कहते हैं कि अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। वो ऑलरेडी इन्वायरमेंट को डिग्रेड करके डेवलपमेंट के रास्ते पर पहुंच चुकी हैं, और हम लोग जो हैं, मतलब जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अभी उस रास्ते पर हैं। तो दोनों को समान तराजू में तोलना बेवकूफ़ी होगा, दोनों को एक साथ उस मैटर पे एक साथ बराबर मानना बेवकूफ़ी होगा। इसलिए जिम्मेदार कौन है? डेवलप कंट्रीज ज़्यादा हैं। इसलिए जिम्मेदारी भी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए? डेवलप्ड कंट्रीज की होनी चाहिए। तो इस बात को लेके दोनों ही ग्रुप्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि कौन कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो गाइज अब आपको बताएंगे कुछ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स के बारे में। उससे पहले बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और उसके अलावा आप लोग मुझसे अगर पेड क्लासेस चाहते हैं या फिर पेड नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स के बारे में या फिर इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स के बारे में जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किए गए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। इसमें सबसे पहला नाम आता है रियो समिट का, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। यह सम्मेलन 1992 मतलब 1992 में हुआ, और ये पहला बड़ा इंटरनेशनल एग्रीमेंट था या फिर इंटरनेशनल प्रोग्राम था जो कि खास तौर पर स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए किया गया। तो इससे पहले छोटे मोटे काफ़ी बायलैटरल टॉक्स होते रहे, लेकिन ये पहला इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा प्रोग्राम था जो खास तौर पर सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। और इसके अंदर बहुत सारे अप्रोचेस की बात की गई, किस हिसाब से जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जाए और इन्वायरमेंट को बर्बाद होने से रोका जाए। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी इस पर बात की गई। और इस एग्रीमेंट के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर दो इंपॉर्टेंट बात को नोटिस किया जाना चाहिए था। पहला था एजेंडा 21, जो कि एक अप्रोच थी, जिस अप्रोच के हिसाब से हम लोग इन्वायरमेंट को बचाने वाले थे। और एजेंडा 21 के बारे में अभी हमने बात की, उसके अंदर नॉर्थ और साउथ की डिवीजन की बात भी की गई थी कि कैसे इसको डील किया जाना चाहिए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट नोटिसेबल बात थी इसके अंदर, वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट मतलब सतत विकास, या फिर हम इसको हिंदी में टिकाऊ विकास के नाम से भी जानते हैं। ये जो कंसेप्ट था वो रियो समिट के अंदर आया, और बहुत सिंपल सा मतलब है इसका। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि ये सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। इट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेव द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। बहुत सिंपल सा मतलब है कि पर्यावरण मतलब विकास तो होना चाहिए, विकास नहीं रुकना चाहिए, लेकिन पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने के साथ, मतलब कम से कम पर्यावरण को नुकसान हो और विकास चलता रहे। और इसके साथ साथ ये बात भी ध्यान रखी जानी चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधन का उनको कंजर्व करके रखना चाहिए, उनको सेफगार्ड करके रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ियों के लिए। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के बारे में, इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट के बारे में, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल वाज एन आल्सो एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट विच वाज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनेट रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। और ये जो सम्मेलन था, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ये जो समझौता था, वो 1997 मतलब 1997 में साइन किया गया। और क्योटो जापान का एक शहर है, एक इंपॉर्टेंट शहर है, वहां पर इस एग्रीमेंट को साइन किया गया, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और भारत ने भी क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया और इसको फॉलो किया। और इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बेसिकली था क्या, एक एक्शन प्लान था कि किस हिसाब से ग्रीन हाउस गैसेज मतलब वो गैसेज जो पर्यावरण को बर्बाद करती हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए जिससे कि पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो। और इस क्योटो प्रोटोकॉल की खास बात क्या थी? इस क्योटो प्रोटोकॉल की खास बात ये थी कि इंडिया एंड चाइना आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब था क्या इसके अंदर, भारत और चीन जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो विकासशील देश थे, उनको थोड़ी सी रियायत दी गई क्योटो प्रोटोकॉल के समझौते से। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे
उनको मानने में थोड़ी सी रियायत किसको दी गई, वो देश जो कि डेवलपिंग कंट्रीज थे। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट की, जो कि लेटेस्ट एग्रीमेंट है इन्वायरमेंट के ऊपर आधारित, जिसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट भी काफ़ी अहम एग्रीमेंट है जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किया गया, और ये एग्रीमेंट जो है 4 नवंबर 2016 को किया गया। और इस एग्रीमेंट के तहत जो है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कैसे मैनेज किया जाए, माइग्रेशन और एडेप्शन की प्रॉब्लम कैसे कंट्रोल की जाए, इन सभी मुद्दों पर बात हुई। और इसके अंदर एक खास बात ये थी कि इसके अंदर फंडिंग मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी देखा गया कि एक फंड बनाया जाएगा इन्वायरमेंट के लिए, जिस फंड से जो है अलग अलग देशों को इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए, पर्यावरण से की चुनौतियों का सामना करने के लिए लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पैसा दिया जाएगा। तो ये पेरिस एग्रीमेंट था। और 2018 के आते आते करीब 195 मतलब 195 मेंबर्स पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर चुके थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है इन्वायरमेंट को बचाने की दिशा में। चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि इससे निचोड़ क्या, निष्कर्ष क्या निकल कर आया। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को, ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया के देश एक ग्लोबल प्रॉब्लम के तौर पर लेना शुरू कर चुके हैं। और इस बात में भी सब लोग सहमत हैं कि अब टाइम आ चुका है कि ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पर सब लोग कोऑपरेट करके एक साथ इसको लड़ने के लिए तैयार हों और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम करें। लेकिन समस्या आ रही है अप्रोच में। अप्रोच मतलब कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा पर्यावरण को बचाने के लिए। और यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है क्योंकि देखिए जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाए जाते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ सैंक्शंस, प्रतिबंध जरूर लगाए जाते हैं ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जाए। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अभी इस रास्ते में हैं तरक्की के, वो नहीं चाहते कि अभी से उनके ऊपर वही सेम प्रतिबंध लग जाएं जो डेवलप कंट्रीज के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस रेस को खत्म कर चुके हैं, काफी आगे निकल चुके हैं। डेवलपिंग कंट्रीज रेस में भी काफी पीछे हैं, तो वो इस बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं कि अभी से उनके ऊपर वो सारे प्रतिबंध लगा दिए जाए जिससे कि उनके डेवलपमेंट में बाधा आ जाए और डेवलपमेंट रुक जाए। तो ये टॉपिक था पूरा इन्वायरमेंटल इश्यूज का, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।